अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। आज हम करेंगे आइकम स्ट्रैट चैप्टर नंबर 5, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो बुक का पेज नंबर है 199। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिफाइन सेट, सेट की डेफिनेशन लिखनी है। तो सेकंड डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, सेट इसकी डेफिनेशन अ वेल डिफाइंड अभी साथ साथ पढ़ते जाए तो आपको याद हो जाएगी। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसको साथ साथ आप पढ़ लें, 2 दिन आप पढ़ लेंगे तो आपको भी याद हो जाएगी। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स is called a set। ये इसकी डेफिनेशन है। तो साथ इसकी एग्जाम्पल लिखते नहीं है। ई जी का वाला फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल सेट ए है, हमें लिखते कोई एलिमेंट लिखते हैं इसमें 1 3 5 7 9। ये इसकी साथ इसकी एग्जाम्पल होगी। ये आपका काफ़ी है सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ एन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन लिखनी है। एम्प्टी सेट की खाली सेट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। तो इट इज़ डिनोटेड बाई, इसका जो ख़ास सिंबल होता है, इट इज़ डिनोटेड बाई, ये वाला इसका सिंबल है, यूँ करके यूँ करते हैं, इसे फाई पढ़ते हैं। जैसे वाई फाई होता है ना, फाई। तो ए इज़ इक्वल टू, इसको फाई लिख रहे हैं, फाई इज़ इक्वल टू, ये वाला सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट है तो उसे कहते हैं एम्प्टी सेट। तो इसके सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहना व्हाट इज मेंट बाय यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? द लार्जेस्ट सेट इन पर्टिकुलर सिचुएशन। The largest set in a particular situation denoted by U। यूनिवर्सल सेट उसका सिंबल U होता है, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जो सबसे बड़ा सेट होता है उसे कहते हैं ऑल अदर सेट्स आर सबसेट्स। तो बाकी जो सेट्स हैं वो सबसेट्स होते हैं। सबसेट्स किसके सबसेट होते हैं? यूनिवर्सल सेट के, ऑफ यूनिवर्सल सेट। द लार्जेस्ट सेट इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन डिनोटेड बाय यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जो सबसे बड़ा सेट है उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट है, और बाकी जो सेट्स हैं वो उसके सबसेट होते हैं। बस इसका इतना ही लिखना है हमने। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहा है इक्विवेलेंट सेट्स। Two sets A and B are called equivalent sets. Two sets A and B are called equivalent sets। दो सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स कब होते हैं? इनकी ये शर्त है, वो क्या होती है? इफ़ दे हैव two sets A and B are called equivalent sets if they have same number of elements। if they have same number of elements
two sets are said to be equivalent sets if they have same number of elements and one to one correspondence can be set up between their elements. ठीक है, तो दो सेट्स जिनके सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं इक्वलेंट सेट्स है। फॉर एग्जांपल सेट ए है, इसमें हम लिखते हैं 1 2 3 ले लेते हैं, और सेट बी का हम ले लेते हैं ए बी सी। इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो देन ए एंड बी आर इक्वलेंट सेट्स। बस ये हमने डेफिनेशन लिख देनी है, साथ ही उसकी एग्जाम्पल दे देनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहे हैं डिफाइन इनफिनिट सेट। A set having infinite number of elements. A set having infinite number of elements is called infinite set. A set having infinite number of elements is called, for example, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, यानी क्या होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसके एलिमेंट्स को गिन नहीं सकते, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को गिना नहीं जा सकता, काउंट नहीं कर सकते, उसे कहते हैं इनफिनिट सेट। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन सिंगलटन सेट। Singleton set. A set having only one element. ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, इस कॉल्ड है सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसे कहते हैं सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल सेट ए है, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट कोई भी लिखते हैं, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। डिफाइन सबसेट। तो सबसेट को हमने डिफाइन करना है। सबसेट define subset. So if A and B are two sets, then set A is called subset of B. अगर ये भी कोई सा दो सेट्स हैं, जो सेट है उसको कहते हैं इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर included in set B। अगर ए और बी कोई से दो सेट हो, ये सेट ए सेट बी का सबसेट कब होगा, और सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल हम ले लेते हैं 1 2 3, बी को हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। और देखिए सेट ए के 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, ये सारे इसमें मौजूद हैं। ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है, तो छोटे सेट के तमाम एलिमेंट्स बड़े सेट में मौजूद हैं। देयरफॉर लिख देंगे ए इज ए
सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है डिफाइन यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। द सेट consisting of all the elements of two sets A and B is called union of A and B. So the set consisting of all the elements of sets, two sets A and B. अगर ये भी आपके पास दो सेट्स हैं तो फिर ऐसा सेट जो इन दोनों के एलिमेंट्स को कंटेन करता है उसे कहते हैं यूनियन, यूनियन ऑफ ए एंड बी, डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी सेट ए के भी तमाम एलिमेंट्स शामिल होंगे और सेट बी के भी तमाम एलिमेंट्स शामिल होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इफ़ ए इज़ इक्वल टू, इसमें ले लें 1 2 3, बी इज़ इक्वल टू 3 5 7, देन ए यूनियन बी इज़ इक्वल क्या हो जाएगा, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स 1 2 3 1 2 3। और देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। और एक एलिमेंट दोनों सेट में इसको हमें 2 दफ़ा नहीं लिखना है, एक दफ़ा लिखना है। 3 चूँकि हम यहाँ पर हम लिख चुके हैं, इसको दोबारा नहीं लिखना है। 5 7 देखिए इसमें सेट ए के तमाम एलिमेंट 1 2 3 मौजूद हैं, सेट बी के तमाम एलिमेंट्स 3 5 7 मौजूद हैं। तो अगर एक एलिमेंट दोनों सेट में मौजूद है तो उसका आपने 2 दफ़ा नहीं लिखना बल्कि आपने एक दफ़ा लिखना है। फिर आपने डिफाइन करना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। The set consisting of common elements, इसमें क्या है, उसमें क्या था all elements, इसमें क्या common elements, common elements of two sets A and B is called intersection of sets, denoted by A intersection। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, ये इंटरसेक्शन उल्टा यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 5 7, देन तो फिर का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, इनमें जो कॉमन है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा 3 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो 3 है। अब लिख देंगे ये दोनों का इंटरसेक्शन है। ये डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। डिफाइन परम्यूटेशन, परम्यूटेशन की डेफिनेशन लिख रही है। The arrangement of numbers, ये definition है, the arrangement of numbers, object है, number object, the arrangement of objects in which order is considered is called a permutation। The arrangement of objects in which order is, इसमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट्स आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनको हमें अरेंज करना है, इसमें जो ऑर्डर है उसको हम कंसिडर करते हैं। इन विच ऑर्डर इज कंसिडर इज कॉल्ड ए परम्यूटेशन। तो उसके जो सिंबल होते हैं, उसका जो सिंबल है या फार्मूला है उसका क्या होता है, उसका फार्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ। फार्मूला आपने याद करना है, फार्मूला के जो क्वेश्चंस हैं उसमें यूज़ होगा। तो परम्यूटेशन ऑफ, हम लिखें परम्यूटेशन ऑफ
the formula permutation of the number of the permutations of n objects, the permutation of n objects taken or at a time is given by, और आपके पास टोटल नंबर ऑब्जेक्ट्स n है, उसमें से आपने एक टाइम में r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो फिर उसका जो फार्मूला वो क्या होता है, NPR, r ऑब्जेक्ट्स में एक टाइम में आपने टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास n है, n टोटल ऑब्जेक्ट्स है, p परम्यूटेशन और इतनी ऑब्जेक्ट्स का आपने अरेंज करना है। उसका क्या फार्मूला है, इसका होता है n फैक्टोरियल। ये जो सिंबल ऐसे पढ़ते हैं, ये लाइन लगाकर नीचे डाट लगा के इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल, FACTORIA फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइड, पहले ऊपर इसका फैक्टोरियल लेना है, फिर नीचे दोनों का जो डिफरेंस है n माइनस आर, फिर इसका फैक्टोरियल लेना है। पहले ऊपर वाला जो नंबर है उसका फैक्टोरियल, फिर नीचे दोनों का जो डिफरेंस है उसका फैक्टोरियल। ठीक है, ये करेंगे क्वेश्चन करेंगे, उसमें मज़ीद उसको मैं समझाऊंगा। ये इसका फार्मूला आपने याद रखना है। उसके बाद क्या है, डिफाइन कम्बिनेशन, क्या क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन कम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 10 कम्बिनेशन की डिफाइन, एक परम्यूटेशन होता है, दूसरा कम्बिनेशन होता है। द अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वही डेफिनेशन है। द अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच ऑर्डर, वहाँ पर ऑर्डर इज नॉट कंसिडर, उसमें इज नॉट नहीं था, इसमें नॉट आ जाएगा। इन विच ऑर्डर इज नॉट कंसिडर्ड, तो जिसमें ऑर्डर को, यानी ऑर्डर का मतलब तरतीब, ऑर्डर मीन्स तरतीब, ऑर्डर इज नॉट कंसिडर्ड इज कॉल्ड कम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन में जो ऑर्डर है यानी तरतीब है उसको हम कंसिडर करते हैं, लेकिन कम्बिनेशन में जो ऑर्डर है यानी तरतीब है उसको हम कंसिडर नहीं करते। ये दोनों में फ़र्क है। परम्यूटेशन में ऑर्डर को कंसिडर करते हैं, कम्बिनेशन में ऑर्डर को कंसिडर नहीं करते। द कम्बिनेशन ऑफ, इसका फार्मूला, द कम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, द कम्बिनेशन ऑफ n objects taken or at a time is given by, इसका फार्मूला NCR, P परम्यूटेशन के लिए होता है और C कम्बिनेशन के लिए होता है। वहाँ पर परम्यूटेशन दिया NPR लिखा था, अब कम्बिनेशन NCR लिखे। इसका फार्मूला क्या, पहले जो ऊपर वाला नंबर है इसका फैक्टोरियल, दोनों का नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें पहले ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, फिर दोनों का जो डिफरेंस है उसका फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल। ये कम्बिनेशन में क्या होगा, NCR ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका फैक्टोरियल। ये इसका डेफिनेशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपका सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। हाउ मैनी कमेटीज ऑफ 4 पर्सन्स कैन बी टेकन फ्राम 12 पर्सन। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 12 है, उसमें 4 पर्सन की कितनी कमेटीज बना सकते हैं। टोटल पर्सन 12 है, उसमें से हमने 4 पर्सन सेलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीक़ों से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उनकी कितनी कमेटीज बना सकते हैं, ये कह रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितना है, 12। ठीक है, तो नंबर पर्सन्स टू बी सिलेक्टेड, पर्सन्स
टू बी सिलेक्टेड। या हम यूँ भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं साइज ऑफ कमेटी। क्या लिख सकते हैं? साइज ऑफ, यानी एक कमेटी में कितने लोग होंगे। पर्सन टू बी सिलेक्टेड ये भी लिख सकते हैं, या साइज ऑफ कमेटी वो कितने हैं? 4 है। तो टोटल आपके पास 12 लोग हैं। 12 लोगों में से आपको 4 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो कितने तरीक़ों से इनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका क्या तरीका है, हम लिखेंगे इसको, इसके हम क्या बनाएंगे? परम्यूटेशन बनाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कमेटी, हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कमेटीज, टोटल नंबर ऑफ कमेटीज इज इक्वल टू NPR। क्या होगा? NPR। तो जब हमने कमेटी बनानी है तो हमने क्या लिखना है? NPR, सॉरी NCR। क्या लिखना है? NCR। टोटल नंबर कमेटी इज इक्वल क्या लिखना है? NCR। ये वाला N है, जो टोटल है वो N होता है, उसमें जितने नंबर सेलेक्ट वो R होता है। इसमें जो N की वैल्यू कितनी है? 12 है, और R की वैल्यू 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ कमेटीज इक्वल क्या होगा? NCR, ठीक है। जब भी आपने कमेटीज बनानी है तो आपने कम्बिनेशन बनाने हैं। जब भी यह हमें याद रखना है, जब भी कमेटीज बनानी है तो फिर आपने कम्बिनेशन बनाना है। NCR, तो N की वैल्यू कितनी है? 12 है, CR की वैल्यू 4 है, यानी 12 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो 12C4, इसका फार्मूला ये वाला फार्मूला लिखेंगे। ऊपर आ जाएगा 12 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। ये जो दोनों का डिफरेंस है 12 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। जब भी कमेटी बनानी है फिर हम कम्बिनेशन बनाएंगे, परम्यूटेशन नहीं बनाएंगे। तो 12 N की वैल्यू 12 है, 12 में से 4 हमने सेलेक्ट करने हैं। 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, फिर दोनों का ये डिफरेंस। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 12 फैक्टोरियल का मतलब होता है, इसका लिखे 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। 12 माइनस 4 कितना है? 8 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है? ये देखें, 12 मल्टीप्लाइड बाई 11, 12 से नीचे आना है आपने, 12 से एक काम कर दिया, फिर मल्टीप्लाई बाई 10, 11 के बाद 10, फिर इसके बाद 9, नीचे देखिए 8 फैक्टोरियल है, इसके साथ 8 फैक्टोरियल लगा दें। और 12 से आपने शुरू करना है, 12 फिर 11 फिर 10 फिर 9, फिर नीचे देखें जब बड़ा नंबर कौन सा? 8 है, 8 फैक्टोरियल, नीचे 8 फैक्टोरियल लिख देना है। ये 4 फैक्टोरियल इसको क्या लिखेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल ना, 4 से शुरू करेंगे, फिर एक काम कर देंगे, 4 से कितने नीचे? 3 से नीचे 2, 2 से नीचे 1। 8 फैक्टोरियल हम ऐसे लिख देंगे, 8 फैक्टोरियल इसके साथ काट जाएगा, ठीक है। आप किसको देखें? 4 3 12, ये 3 से काट गया, 2 5 10, 2 5 10। तो बाकी का बचा 11 5 9, 11 इंटू 5 इंटू 9, 5 9 45, 5 9 45। तो 45 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 11 5 45, 55, 11 5 55, 11 4 44, 44 में 5 प्लस करें 49, 495 इज इक्वल 495। ये आपका आंसर आ गया। तो अगर आपके पास 12% हो, उनमें से आपने 4 सेलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीक़ों से सेलेक्ट कर सकते हैं? 495। इतनी कमेटीज आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या याद रखना है, जब भी आपने किसी पर्सनस की आपने कमेटी बनानी है, तो आप क्या कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? कम्बिनेशन वाला, NCR वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जो बड़ा नंबर वो N होगा, छोटा नंबर R होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में इसको बड़ा क्वेश्चन नंबर 12 को, इस पर क्या लिखा हुआ है? इन हाउ मैनी वेज कैन 6 डिफरेंट बुक्स बी अरेंज्ड ऑन ए शेल्फ। आपके पास 6 डिफरेंट बुक्स हैं, आपके पास 6 डिफरेंट बुक्स हैं, उनको हमें शेल्फ के ऊपर अरेंज करना है। तो कितने तरीक़ों से आप उनको अरेंज कर सकते हैं? 6 बुक्स को आप कितने तरीक़ों से आप अरेंज कर सकते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? 6 है, ठीक है। तो बुक्स टू बी अरेंज
ये भी 6 ही है, ठीक है। तो n की वैल्यू भी 6 ही है और r की वैल्यू भी 6 ही है। टोटल नंबर वो 6 है, तो 6 को उसको आपने शेल्फ के ऊपर अरेंज करना है। तो n की वैल्यू भी 6 है, r की वैल्यू भी 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। जिसमें NPR, जब बुक्स को आपने अरेंज करना है फिर आपने NPR वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, परम्यूटेशन बनानी है। जब पर्सनस को बनाना है, आपने पर्सन को अरेंज करना है, कमेटी बनानी है, टीम बनानी है, फिर आपने NCR लिखना है। लेकिन जब आपने बुक्स की अरेंजमेंट करनी है, जो बेजान चीज़ें होती हैं, अगर बेजान चीज़ों की आपने अरेंजमेंट करनी फिर NPR। जो जानदार चीज़ें हैं, जानदार चीज़ों के लिए NCR और बेजान चीज़ों के लिए NPR। तो 6P, n की वैल्यू में 6 है, r की वैल्यू में 6 है, 6P6, 6P6। अब इसका फार्मूला क्या है? ऊपर 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे दोनों का जो डिफरेंस है 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडिंग में 6 माइनस कितना? 0 फैक्टोरियल। जो 0 फैक्टोरियल है वो 0 नहीं होता, जो 0 फैक्टोरियल है वो 0 नहीं होता बल्कि 1 होता है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें याद रखनी है। 0 फैक्टोरियल का हमने 0 नहीं करना, बल्कि इसकी वैल्यू 1 होती है। अब 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 से हम शुरू करेंगे, 6 के बाद 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। बस जिस नंबर का फैक्टोरियल है वहाँ से आपने शुरू करना है, फिर उस पर एक काम कर दिया ना, 1 पर आपने आकर आपने खत्म कर दिया। 0 फैक्टोरियल का क्या लिखेंगे? 1 1 से काट गया, इस का मल्टीप्लाई कर दें, 6 5 30, 30 चौके 120, 120 720, 720, ये आपका आंसर आ गया। 720 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, सॉरी 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है ये देखें। तो इन हाउ मैनी वेज द वर्ड स्टेटिस्टिक्स कैन बी अरेंज, ठीक है। वर्ड आपको दिया हुआ है STATISTICS, ये वर्ड है। इसके जो लेटर्स हैं उनको आप कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं? वो क्या कह रहा है, इसके जो लेटर्स हैं उनको आप कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखें, पहले क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर हैं। इसमें वर्ड में टोटल 10 लेटर हैं। अब एस देखिए, जो एस है, एस कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 2, एस 3 दफ़ा आ रहा है। एस कम 3 टाइम्स। इसमें जो एस है वो 3 दफ़ा आ रहा है। उसके बाद जो टी है, टी कम्स, टी कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 2 3, टी भी 3 दफ़ा आ रहा है, 3 टाइम्स। ए है, ए कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 दफ़ा ही है, 1 टाइम। उसके बाद STAT, फिर आई कितनी दफ़ा आ रहा है? आई कम्स 1 2 दफ़ा, 2 टाइम्स। फिर देखें आई के बाद सी कितनी दफ़ा आ रहा है? सी कम्स 1 टाइम, 1 दफ़ा। जो एस है इसमें एस 3 दफ़ा आ रहा है। उसके बाद टी में 3 दफ़ा आ रहा है, ए 1 दफ़ा आ रहा है, आई इसमें 2 दफ़ा आ रहा है, फिर जो सी एस में 1 दफ़ा आ रही है। 3 और 3 6, 6 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो टोटल लेटर 10 है, ठीक है। क्या लिखें? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। इसको टोटल नंबर अरेंजमेंट कैसे फाइंड करें? पहले जो टोटल नंबर लेटर्स हैं 10 है ना, 10 का फैक्टोरियल ले लेंगे, फिर डिवाइडिंग बाई, ये 3 टाइम्स है 3 फैक्टोरियल, फिर 3 टाइम्स है 3 फैक्टोरियल, फिर 1 टाइम है, इसको छोड़ दें 1 टाइम का, ये 2 टाइम्स है 2 फैक्टोरियल, ये 1 टाइम है तो 1 को छोड़ दें, ठीक है। तो पहले टोटल नंबर कितने हैं? 10 है, ऊपर 10 फैक्टोरियल आ गया, फिर नीचे जो एस है 3 दफ़ा है 3 फैक्टोरियल, ये टी 3 दफ़ा है 3 फैक्टोरियल,
ए 1 दफ़ा तो 1 दफ़ा को छोड़ दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आई 2 दफ़ा, 2 फिर सी 1 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सिम्प्लीफाई करना है, तो 10 है ना, इसको क्या लिखें 10 9 8 7 6 5 के बाद 4 5 4 3 2 1। 10 से शुरू करेंगे, 10 से लेकर 1 तक। ये 3 फैक्टोरियल है, इसको क्या लिखें 3 2 1 3 2 1। ये 3 फैक्टोरियल है, 3 2 1। ये 2 फैक्टोरियल है, 2 और 1। ये हमने निकाल लिया। अब ये देखिए 3 2 6, ये 3 2 6 इस चीज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये वाला 3, ये 3 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया, ये 2 2 4 2 2 4। तो बाकी क्या बचा हमारे पास 10 9 8 7 5 2। 10 9 8 7 5 2 5 और 2। इन सब को मल्टीप्लाई कर दें, इन सब को 2 पाई 10, ये 10 हो गया। ये 56 और 9, 56 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 6 54, बाकी 5 बचा 45 50 504, ठीक है। ये 10 है, ये आ गया 50400, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इस पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। इस पर कह रहा है, क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज, ये हो गया डिफरेंशियल बिटवीन परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। तो दोनों में डिफरेंस बताना है, परम्यूटेशन और कम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इन परम्यूटेशन क्या लिखेंगे, इन परम्यूटेशन order of objects in which they are arranged does matter, is considered लिख रहे हैं, is considered, ठीक है। इन permutations order of objects in which they are arranged is considered, whereas in combinations order of objects in which they are arranged is not considered, उसमें is considered, इसमें is not considered। तो ये एक्सरसाइज, ये आपके 4 क्वेश्चन थे, 3 4 क्वेश्चन थे, तो ये मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आपको हर क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।